मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा, आपके लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत में कोई हर्ज ना रह जाए। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। हमारा सब्जेक्ट सब बच्चों को मालूम है, स्टैटिस्टिक्स है। सेकेंड ईयर की क्लास है, चैप्टर 14 है, एक्सरसाइज 14.2 कर रहे हैं और हमारा लेक्चर 55 है। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, जो कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करूँगा कि सब बच्चों को समझ भी आ जाएगी, क्योंकि आसान सवाल है लेकिन लेंथी है। इसके साथ साथ हम हस्बे मामूल या लास्ट लेक्चर के दौरान हमने डिस्कस किया था कि हम इस लेक्चर में दुरूद इब्राहीमी का जो सेकंड पोर्शन है हम उसको सीखेंगे, समझेंगे तर्जमे के साथ। वही अल्फाज जो हमने फ़र्स्ट पोर्शन में पढ़े, पहले जो सेंटेंस है उसमें 9 वर्ड्स हैं। कितने लफ्ज़ हैं? 9 लफ्ज़ हैं। अल्लाह, सब बच्चों को पता है कि इसका मतलब अल्लाह है। हुम्मा, हुम्मा का मतलब तो ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब। अल्लाहुम्मा, आगे लफ्ज़ है, पहले था सल्ले, अब है बारिक। अल्लाहुम्मा बारिक। बारिक का मतलब है बरकतें, बरकतें। ए मेरे अल्लाह, बरकतें नाजिल फरमा। आला मतलब पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाजिल फरमा, ए मेरे प्यारे अल्लाह। ये 5 लफ्ज़ जो हैं इसका मतलब हो गया। इसके बाद है व आला, आले मुहम्मदिन, और वही लफ्ज़, वही मतलब, और पर, आला मतलब पर, आले औलाद पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी बरकतें नाजिल फरमा। वो जो पहला पोर्शन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सिर्फ सल्ले की जगह पर यहाँ पे बारिक है, बरकतें। सल्ले का मतलब रहमतें नाजिल फरमा, और बारिक, बारिक का मतलब बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाजिल फरमा, ए मेरे अल्लाह। वाह, और आले मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु व आला आल मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी क्या बरकतें, जो पहला लफ्ज़ शुरू हुआ। इसके बाद वही है कमा, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि, जिस तरह, बारिकता, ए अल्लाह तूने बरकतें नाजिल फरमाई, किस पर? जिस तरह तुमने, जिस तरह ए अल्लाह आपने बरकतें नाजिल फरमाई आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद पर बरकतें जिस तरह नाजिल फरमाई, उस तरह की बरकतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और औलाद पर भी फरमा। और आखिरी वही 3 लफ्ज़, इन्नका हमीदुन मजीद, ए अल्लाह बेशक, इन्नका बेशक, तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। बहुत शुक्रिया। इस दुरूद इब्राहीमी के तर्जमे और तफसीर को समझने के बाद हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर टॉपिक कोरिलेशन है और 209
पेज नंबर 209 है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। आपने बुक में से ही सारा क्वेश्चन पढ़ना है। मैं बोर्ड पे क्योंकि इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और लिखने वाली जो चीज़ है वो मैं लिख दूँगा। द फॉलोइंग डेटा शो द मार्क्स। हमारे पास जो नीचे डेटा दिया हुआ है वो मार्क्स दिए हुए हैं। किसके? मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और हमने उन 10 स्टूडेंट से इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिया और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट के मार्क्स आ गए। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 और उसका बी पार्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, जिसको हमने एक्स कह लिया, एक्स, और स्टैट्स, जिसको हमने वाई कह लिया। अब इकोनॉमिक्स में बच्चे के मार्क्स हैं जनाब 78, लेकिन स्टैट्स में उसने मार्क्स लिए 84। ठीक होगी बात। इकोनॉमिक्स में 36 मार्क्स हैं और उसी बच्चे ने स्टैट्स में मार्क्स लिए 51, फिर इसके बाद 96 और 91, फिर 25 और फिर 60, फिर 75 और फिर 68, फिर उसके बाद 82 एंड 62, फिर 90 और फिर 62 नीचे लिख लेते हैं, 65 और 39। 90 के सामने हमारे पास है 89, फिर 58, फिर 53 और फिर 47। ये हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं। हमारे पास जो 10 स्टूडेंट्स हैं, हमने उन 10 स्टूडेंट्स का इम्तिहान लिया स्टैटिस्टिक्स का और इकोनॉमिक्स का। तो उसने इकोनॉमिक्स में मार्क्स लिए वो है 78, 36, 96 एंड सो ऑन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज़ हमारे पास x की और 10 वैल्यूज़ हमारे पास y की मौजूद हैं। पूछा क्या हुआ है? नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है? कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। उसने पूछा कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये इसका पहला पार्ट है जी। अब हम इस फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा ख्याल है क्लास में हर बच्चे को पता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ गिवन हो तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हम अभी जो रिसेंटली फार्मूला हमने पढ़ा n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y। फिर हम नीचे क्या लिखते हैं? वेरी गुड, अब तक याद हो चुके होंगे बच्चों को ये फार्मूले। यहाँ पे ब्रैकेट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। वेरी गुड, ये फार्मूला है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे x स्क्वायर की ज़रूरत है, y स्क्वायर की ज़रूरत है और x y की। हम यहाँ पर ये कॉलम्स बनाएंगे, इन कॉलम्स के टोटल कर लेंगे। अगर आप देखें तो x की पहली वैल्यू 78 है। 78 का जब आपने स्क्वायर लिया तो क्या आया? 6084। फिर हम देखते हैं 1296, 36 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 96 का स्क्वायर देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 9216। फिर इसके बाद 25 का स्क्वायर 625, 75 का स्क्वायर 56, 25, 67, 24, 81, 00, 3844। फिर हम यहाँ पे 65 का स्क्वायर लेते हैं 4225, 1521,
बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे y की हर वैल्यू का यहाँ पे स्केयर लेंगे। पहले 84 का स्केयर लेते हैं 7056, फिर हम देखते हैं 2601, 8281, 3600, 4624, 3844, 7921, 3364, 2809, 2209। x और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 78 और 84, 36 इंटू 51। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया हमारे पास 6552, 1836, 8736। वेरी गुड। यहाँ पर 1500। ऐसे ही हम देखते हैं कि 75 इंटू 68, जब 75 को हम 68 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5100 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 82 मल्टीप्लाई बाय 62, तो फिर हम देखेंगे 5084। इसी तरह 90 को 89 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आया 8010। फिर आगे देखते हैं 3596, 344, 5, 1833। ये तो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, स्केयर भी ले लिए। अब हम क्या करें कि अब हम इनके टोटल कर लें। यहाँ पर देखें बड़े गौर से, x की 10 वैल्यूज़ हैं, इनका टोटल हमारे पास 648। फिर हम y की तमाम वैल्यूज़ का टोटल करते हैं 663। बिल्कुल इसी तरीके से हम x स्क्वायर का सम अप कर लें। ये सारी वैल्यूज़ का जब आपने सम किया तो वो आपके पास क्या आया 47260। अब इसी तरह y की तमाम वैल्यूज़ का सम करने पर 46309। सेम एज इट इज़ x इंटू वाई का प्रोडक्ट का जो सम है वो 45692। ये सारे सम्स हम कैलकुलेटर से करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं ये सम चेक भी करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत गौर व फिक्र के साथ और 2-3 मरतबा इसको इन वैल्यूज़ का टोटल करता हूँ, सम करता हूँ, कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक करने की कोशिश करता हूँ। फिर एक्सेल के प्रोग्राम में हम यहाँ पे सम्स गा के करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एरर रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सम ठीक हों। बाकी वैल्यूज़ जो भी हैं आप इनका सम करेंगे, जो सम की वैल्यू आएगी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इम्तिहान में जाकर अगर वहाँ सम गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन वैल्यूज़ का सम खुद कीजिएगा। मल्टीप्लाई करके स्केयर करने के बाद हमारे पास n, किसी बच्चे को मालूम है n की क्या वैल्यू है? वेरी गुड, n इज़ इक्वल टू 10। समीशन x y वो हमारे पास है 4, 5, 6, 9, 2 माइनस समीशन x 648 इंटू समीशन y 663। फिर यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लिखते हैं। स्क्वायर रूट में सबसे पहले n समीशन x स्क्वायर 47260 माइनस 648 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट ब्रैकेट सबसे पहले लिखेंगे n, फिर समीशन y स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर 46309। हम यहाँ पे लिखेंगे 46309 माइनस 663 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। r इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। वेरी गुड, 45690 माइनस, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 0 का इजाफा कर देते हैं। फिर आगे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आ जाएगा 429624। यहाँ पे स्क्वायर रूट, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसे? इन दोनों को, एक सिफर का इजाफा कर देंगे 472,600 माइनस 648 का स्क्वायर क्या होता है
419904। सेम एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या जवाब आएगा? 463090 माइनस 663 का स्केयर, वो आ जाएगा 439569। अब आपने इन्हें माइनस कर लेना है। माइनस करने से आपके पास क्या जवाब आएगा? ऊपर जो दो वैल्यूज़ हैं उन्हें आपने माइनस किया तो वो आपके पास 27296 आ गया। स्क्वायर रूट में पहली ब्रैकेट में माइनस करें और फिर दूसरी ब्रैकेट में 52696, यहाँ पे 23521, r इज़ इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 27296 डिवाइडिंग बाय, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 123946216 अंडर रूट आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें, 27296 और स्क्वायर रूट जब आपने लिया तो वो आपके पास आ गया 35206 और r की वैल्यू 0.775। ये आपके इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन और आंसर है। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर है हम यहाँ पे अपने नोट के लिए लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.775 आ गया। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है अगेन, मतलब दोबारा। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दोबारा मालूम करें। अब मैं इसे रेस करूँगा और मैं सेकंड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट लिखने के बाद यहाँ से अगर हम देखें तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मरतबा उसने कहा कि ये x और y है। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने टेबल कंप्लीट किया, कंप्यूट किया, वो हमारे पास ये आ गया। हमने नोट के तौर पे अपने पास यहाँ पे अपने सामने रखा। आप लोगों के पास जो है बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन, नोटबुक में आपने लिख लिया होगा। अब वो ये बेचारा कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कि अगेन, दोबारा क्या मालूम करें? अगेन कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पार्ट, अब हम करने जा रहे हैं। अगेन कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट by taking the deviations of variable x from 50 and of variable y फ्रॉम 60। अब जनाब सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, चेंज हो गया। सवाल में मालूम वही करना है, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लेकिन क्या करना है? डेविएशन के साथ x वेरिएबल से क्या डेविएशन करना है? x वेरिएबल के साथ x फ्रॉम 50 एंड y फ्रॉम 60। यहाँ पे अब आपने dx मालूम करना है, x माइनस 50। फिर यहाँ पे डेविएशन मालूम करना है y का। ये हमने y लिखा है, ये ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस 60। x की हर वैल्यू से आपने 50 को माइनस करना है और y की हर वैल्यू से 60 को माइनस करना है। जब आप x की पहली वैल्यू है आपके पास 78, तो यहाँ पे आपने लिखा 78 माइनस 50, तो क्या आंसर आया? 28।
36 माइनस 50 तो -14, ठीक होगी बात। इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि 28 और -40, फिर इसके बाद आ गया 46, फिर -25, फिर +25, फिर 32, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15। जब 39 में से -50 करेंगे तो -11 आ जाएगा। 84 में से किसे माइनस करना है? शाबाश बताएं, 60 को, क्योंकि y की हर वैल्यू में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24, फिर -9, 31। अब 60 माइनस 60 सब बच्चों को मालूम है 0। 68 माइनस 60 8, 62 माइनस 60 हमारे पास 2, 89 माइनस 60 वो हमारे पास 29 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 58, 58 माइनस 60 हम देखते हैं तो -2 आ गया, -7 और -13। अब आप क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला डेविएशन का R हमने मालूम करना है R। अब फार्मूला क्या होगा? n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अंडर रूट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। वही फार्मूला है, बस वहाँ पे x और y था, यहाँ पे dx और dy। n समेशन dy माइनस समेशन dy का स्क्वायर। इसके लिए आपको कॉलम कंप्लीट करने पड़ेंगे और कॉलम क्या होंगे? एक तो dx का स्क्वायर, यहाँ पे dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर, dx dy, ये कॉलम कंप्लीट करें। और इन कॉलम्स के साथ इन सब वैल्यूज़ के टोटल। सबसे पहले हम देखेंगे dx का स्क्वायर 28, ये लिखा हुआ 28। 28 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास 784। 14 का स्क्वायर 196। 46 का स्क्वायर वो हमारे पास आ गया 2116। -25 का स्क्वायर वो हमारे पास 625। +25 का स्क्वायर अगर हम +25 का स्क्वायर लेते हैं वो भी 625 आ गया। 32 का स्क्वायर 1024। 40 का स्क्वायर वेरी गुड 1600। 12 का स्क्वायर ये भी मेरे बच्चों को मालूम है। 15 का स्क्वायर 225 और 11 का स्क्वायर 121। सेम एज इट इज़ यहाँ पे dy की तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। 576, 81, 961, यहाँ पे 0, 64, 4, 29 का स्क्वायर 841, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। dx और dy को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 672, 126, 14260, यहाँ पे 200, 64, 1160, यहाँ पे -24, -105 और 143। ठीक होगी बात? इन तमाम वैल्यूज़ का सम अप करें। सम अप करने से यहाँ पे हमारे पास सम आएगा 148, यहाँ पे 63, यहाँ पे 7460, 2749, 3662। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर कैसे आएगा? फार्मूले में वैल्यूज़ क्या हैं? r इज़ इक्वल टू n की वैल्यूज़ तो वही है 10, समेशन dx dy, ये आपके पास dx dy है। 3662 आ जाएगा, माइनस समेशन dx कितना है 148 और समेशन dy 63। स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया 10, समेशन dx स्क्वायर
dx स्क्वायर 7460 ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 148 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे 10 समीशन dy स्क्वायर, समीशन dy स्क्वायर आ गया 2749 माइनस, इसको ब्रैकेट में माइनस 63 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। r इज इक्वल टू, वेरी गुड, इनको मल्टीप्लाई करने से सब बच्चों को पता है 36620 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9324। अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 74600 माइनस 148 का स्क्वायर 21904। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 27490 माइनस 63 का स्क्वायर 3969। माइनस कर लेते हैं ऊपर, इन दोनों को माइनस किया तो बाकी बचा हमारे पास 27296 और नीचे इसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 52696 इंटू 23521। r इज इक्वल टू 27296 और अंडर रूट में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1239462 आ गया 2616। फिर अंडर रूट ले लेते हैं 27296 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आ गया 35206। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r का आंसर क्या आएगा 0.775। 0.775 ये आपके पास आंसर आ गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का आंसर हम यहाँ पे अपने लिए नोट के तौर पे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर r का 0.775 आ गया। ये हमने दो पार्ट कर लिए। इसका तीसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ जो है उसे रेस कर देता हूँ और इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसने क्या पूछा हुआ है, थर्ड पार्ट में जनाब सवाल में पूछा गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थर्ड पार्ट, डू द रिजल्ट इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया और जो सेकंड पार्ट का आंसर आया, डू द रिजल्ट्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्री। क्या आप इन दोनों पार्ट से एग्री हैं या नहीं? तो ये तो मैंने मुकम्मल कंप्लीट सॉल्व करके आपको बताया और दोनों का आंसर 0.775 आ गया। अगर दोनों का आंसर इक्वल होगा तो हम कहेंगे यस, हम दोनों रिज़ल्ट से एग्री हैं। और अगर आंसर इक्वल ना हुआ तो फिर ये नहीं कहेंगे कि हम इनके आंसर से एग्री नहीं है। हमने ये सोचना है कि हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई है, हमसे सवाल ही गलत हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे जो देखना है, दोनों का आंसर अगर इक्वल हुआ तो हम कहेंगे यस हम एग्री हैं, और अगर इन दोनों का आंसर डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन गलत है। हम क्वेश्चन को दोबारा रीचेक करेंगे जब तक ये आंसर इक्वल ना आ जाए। तो आप जवाब में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में इसके थर्ड पार्ट के आप लिखेंगे यस आई एग्री द रिजल्ट इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आर सेम। दोनों रिजल्ट्स सेम है,
रीज़न वैसे तो उसने पूछी नहीं, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए क्या रीज़न है, क्यों ये दोनों सेम है। बिकॉज कोरिलेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन और स्केल से हमारी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम x की वैल्यू में से किसी को माइनस कर लें या किसी से मल्टीप्लाई कर लें, अगर माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाता है, और अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो चेंज ऑफ स्केल हो जाता है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल करने से कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होती है। इसलिए आंसर हमेशा इक्वल आएंगे। ये था आज के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। उसके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, फिर सेकंड पार्ट और फिर उसका थर्ड पार्ट को समझा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को समझ आ चुका होगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। उसमें भी आपने पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करना है। चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करने के बाद दोबारा आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है और चेक करना है कि दोनों के आंसर सेम है या नहीं। कोशिश करें नेक्स्ट लेक्चर तक इसके सी पार्ट को कंप्लीट कर लें, और ना हो सका तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका सी पार्ट कंप्लीट करवाऊँगा। इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे भी रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। वालिदैन का साया ता हयात कायम रखे, और आखिरी लम्हे ए हमारे रब हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।